Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखिए, जैसे हम सब जानते हैं अब फाइनेंशियल ईयर एंड होने जा रहा है, तो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा, फाइनेंशियल 24-25 का एंड हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ डेडलाइंस हैं जो आपको नियर फ्यूचर मंथ में करनी है, अप्रैल और मई के महीने में इनको कंप्लाई करना है। कुछ डेडलाइंस हैं जो 31 मार्च से पहले भी अप्लाई करनी है। तो हम एक एक करके देखते हैं। मैंने इनको 3 कैटेगरीज में बांटा है: ड्यू डेट्स रिलेटेड टू टीडीएस, ड्यू डेट्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स और ड्यू डेट रिलेटेड टू जीएसटी। तो इन डेटों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी कंप्लायंस करनी है और ये ध्यान रखना है कि सारी कंप्लायंस रिलेटेड टू फाइनेंशियल ईयर 24-25 हैं। तो एक एक करके चलते हैं। पहले चलते हैं हम ड्यू डेट जो टीडीएस से रिलेटेड है। आपको पता है फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, हम पूरे साल जो टीडीएस की कंप्लायंस करते हैं, टीडीएस हम जमा कराते हैं हर महीने की सक्सीडिंग मंथ की 7 तारीख और उससे पहले। यानी कि अगर मुझे अप्रैल का टीडीएस जमा कराना है तो मुझे 7 मई से पहले करना है, मई का 7 जून से, जून का 7 जुलाई से पहले, ऐसे करते हुए चलते हैं। हर महीने की जो टीडीएस जमा करने की डेट होती है 7th और ऑफ द सक्सीडिंग मंथ होती है, 7th और बिफोर ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अगले महीने की 7 तारीख से पहले आप उस टैक्स को जमा कर सकते हैं। लेकिन मार्च में क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स कंपाइल करनी होती हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग चीज़ों को कंक्लूड करना होता है, एंड दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इस बात को समझता है कि यहाँ पे प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, यहाँ पे फाइनलाइजेशन करने की स्टेज होती है तो टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पे इनकम टैक्स टीडीएस जमा कराने की डेट को भी एक्सटेंड कर रखा है और रिटर्न फाइलिंग की डेट को भी एक्सटेंड कर रखा है। अदरवाइज रिटर्न फाइलिंग की डेट लास्ट डेट जो होती है वो लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर एंडिंग होता है। क्वार्टर एंडिंग के बाद जो भी मंथ होता है उसके महीने की आखिरी डेट होती है। यानी कि अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है उसकी जो रिटर्न भरनी है उसकी लास्ट डेट होती है 31 जुलाई, और जुलाई अगस्त सितंबर का जो क्वार्टर एंड होगा उसकी लास्ट डेट टीडीएस की रिटर्न भरने की डेट होती है 31 अक्टूबर। ऐसे ही चलता रहता है दिसंबर में भी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर एंड होगा उसकी टीडीएस फाइल करने की डेट होती है 31 जनवरी। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर होता है, जैसे मैंने आपको बोला, इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें कंपाइल करनी होती हैं, बहुत सारा डाटा कंक्लूड करना होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो टीडीएस जमा करने की डेट 7 तारीख न करके 31 मार्च तक का जो टीडीएस है वो जमा करना होता है आपको 30 अप्रैल को। 7 तारीख नहीं है, 7 अप्रैल ड्यू डेट नहीं है मार्च वाले के लिए, वो है 30 अप्रैल। यानी कि पूरा महीना अब आपके पास है जो मार्च का आप टीडीएस जमा कराओगे। ऐसे ही जब आप टीडीएस जमा कराने की डेट 30 अप्रैल है तो टीडीएस की रिटर्न फाइल करने की डेट भी एक्सटेंड हो जाती है ऑटोमेटिकली। यानी कि जब आपको 24Q टीडीएस रिटर्न फॉर द सैलरी इनकम, सैलरी एक्सपेंसेस और 26Q फॉर अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जिन पे आपने टीडीएस काटा है, तो उन दोनों ही रिटर्नों की फाइल करने की ड्यू डेट है 31 मई। जनरली ये महीना खत्म, क्वार्टर के बाद जो महीना होता है उसी की होती है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में एक्सटेंडेड है, ड्यू डेट भी एक्सटेंडेड है, 7 तारीख की जगह 30 अप्रैल है और रिटर्न फाइलिंग की डेट भी 31 मई तक है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। एक तो टीडीएस जमा कराना है मार्च के महीने का 30 अप्रैल और उससे पहले टू अवॉइड ऑल लेट फीस, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट, और 24Q और 26Q की जो सैलरी की रिटर्न होती हैं और जो बाकी अदर एक्सपेंसेस की रिटर्न होती है 24Q 26Q वो भी 31 मई से पहले जमा करानी है। तो रिटर्न करने से पहले टीडीएस पे करना ही होता है, तो टीडीएस की डेडलाइन ध्यान रखनी है और रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन ध्यान रखनी है। तो ये तो जो नियर अबाउट डेडलाइंस आ रही हैं वो डेडलाइन है टीडीएस से रिलेटेड। अब अगले इसमें चलते हैं जो डेडलाइन रिलेट करती है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड। आप सबको पता है कि इनकम टैक्स में एक रिटर्न का कंसेप्ट है अपडेटेड रिटर्न। अपडेटेड रिटर्न का मतलब होता है जिसे हम ITRU बोलते हैं शॉर्ट में, जो अंडर सेक्शन 139(8)A में फाइल की जाती है। तो 139(8)A में एक अपडेटेड रिटर्न फाइल की जाती है जो कि ये कहता है अपडेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड अप टू 2 ईयर आफ्टर एंडिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर। यानी कि आपका जो असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है उसके 2 साल बाद तक आप ITR भर सकते हो अपडेटेड रिटर्न पिछले साल की। इट मीन्स कि आपका जो असेसमेंट ईयर 22-23 है, जो 31 मार्च 23 को खत्म हुआ था, असेसमेंट ईयर की बात कर रहा हूँ, इसका फाइनेंशियल निकलेगा 21-22।
असेसमेंट ईयर 22-23 जो 31 मार्च 23 को खत्म हुआ था, उसके 2 साल तक अगर मान लीजिए आप कोई इनकम रिकॉर्ड करना भूल गए अपनी आईटीआर में, आप आईटीआर डिस्क्लोज करना भूल गए, आप आईटीआर ही नहीं भर पाए, आपके टीडीएस वगैरह कटे हुए थे लेकिन आप आईटीआर भर नहीं पाए, किसी भी रीजन से भूल गए, स्किप हो गए, जो भी कुछ है, तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का असेसमेंट ईयर है 22-23 को 2 साल पूरे हो जाएंगे 31 मार्च 25 को। तो यानी कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23 की आईटीआर फाइल करनी है, अपडेटेड आईटीआर में आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते हो, नील टैक्स लाइबिलिटी वाली आईटीआर भर नहीं सकते हो, आप अपनी इनकम को रिड्यूस नहीं कर सकते हो अपडेटेड आईटीआर के अंदर, यानी कि आप आईटीआर यू भर सकते हो अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, अपनी टैक्स लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए, तभी इन्हीं केस में भर सकते हो, नील आईटीआर नहीं भर सकते आईटीआर यू में। तो कोई ऐसी इनकम जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की रिटर्न में रिपोर्ट करने से रह गई बाय मिस्टेक, बाय व्हाटसोएवर रीजन, तो आप आईटीआर यू भर सकते हो, लेकिन आईटीआर यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 31 मार्च 22 के 25 के बाद नहीं भर पाओगे। तो कुछ ही दिन बचे हैं, अगर आपकी आईटीआर पेंडिंग है तो आप उस आईटीआर यू को फाइल कर सकते हो, या आपने ओरिजिनल आईटीआर भरी थी लेकिन उसमें कम इनकम रिपोर्ट हुई है तो आईटीआर यू के थ्रू उसे ठीक कर लो, अपनी गलतियां सुधार लो, सो डेट की बाद में लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ऐसे कोई नोटिस ना है जिसके आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ने बाद में और ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी। तो ये एक चांस है, लास्ट चांस है 31 मार्च 25 तक फॉर द इनकम रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर 22-23। ये 31 मार्च डेडलाइन है आईटीआर यू को फाइल करने की। और एक डेडलाइन 31 मार्च 25 को और खत्म हो रही है, अगर आप ओल्ड रिजिम में अपनी आईटीआर भरना चाहते हो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, अगर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हो और ओल्ड रिजिम में आप कोई इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लेना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट या फिर एक्सपेंसेस का बेनिफिट, एक्सपेंसेस में आपने मेडिकल पॉलिसी लेनी है, उसका प्रीमियम पे करना है ताकि आप 80D में डिडक्शन ले सको, आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करनी है, म्यूचुअल फंड में पैसा डालना है, एसआईपी में, ईएलएसएस में पैसा डालना है, आपको और किसी टैक्स सेविंग स्कीम में बेनिफिट लेना है जो कि अंडर सेक्शन 80C में कवर्ड है, आप डोनेशन देना चाहते हो जो कि 80G में आपको बेनिफिट कर सकता है। तो ये सब अगर आपने अभी काम करने हैं और आपको पुराने रिजिम में, क्योंकि न्यू रिजिम में तो बेनिफिट अवेलेबल है नहीं, अगर आप ओल्ड रिजिम के थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करने वाले हो, आपने कोई प्लानिंग करी थी कि हाँ मैं ये इन जगहों पे इन्वेस्टमेंट करूंगा ताकि मैं 80C का मैक्सिमम बेनिफिट 1.5 लाख रुपए तक ले सकूं, तो आपको पास डेडलाइन है 31 मार्च 2025। तो यानी कि आपको 80C का बेनिफिट लेने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2025 और उससे पहले कर लेनी है, नहीं तो आप ओल्ड रिजिम में इनका बेनिफिट नहीं ले पाओगे। 31 मार्च के बाद की गई इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट फाइनेंशियल ईयर 24-25 की रिटर्न में आप क्लेम नहीं कर पाओगे। ये लास्ट डेडलाइन है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंसेस सबके लिए। एक्सपेंसेस मैंने आपको बोला, जैसे मेडिक्लेम प्रीमियम पे करनी है 80D के अंदर रिबेट लेना है, डोनेशन देनी है 80G के अंदर रिबेट लेनी है, डिडक्शन लेनी है आपको चैप्टर 6A की, तो उसकी डेडलाइन भी 31 मार्च 2025 है जो इनकम टैक्स से रिलेटेड थी। अब तीसरा सेक्शन है जीएसटी से रिलेटेड जो डेडलाइंस आ रही हैं आपके नियर अबाउट। तो पहली डेडलाइन है CMP 2 फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम फाइनेंशियल ईयर 25-26। आपको 31, देखो आप अगर रेगुलर से कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो तो कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए आपको फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ही, शुरू में ही आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है CMP 2। तो ये CMP 2 ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025 फाइल हो जाना चाहिए। अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले CMP 2 फाइल कर सकते हो तो आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए कंपोजिशन स्कीम में जाने के लिए एलिजिबल हो। अगर 1 अप्रैल 25 आ गया तो अब आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा पाओगे, आप रेगुलर रहोगे। आपको ऑप्ट इन करना है CMP 2 से या कंपोजिशन से, या कंपोजिशन से ऑप्ट आउट करना है, रेगुलर में आना है। तो दोनों ही डिक्लेरेशन आपको 31 मार्च 2025 से पहले करनी है ताकि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अपने आप को डिसाइड कर सको कि आप कंपोजिशन में रहना चाहते हो या रेगुलर में रहना चाहते हो। अब GSTR 7 मार्च महीने की जो रिटर्न होती है, जो टैक्स डिडक्टर हैं, टैक्स डिडक्टर अंडर GST, उनको 10 अप्रैल से पहले फाइल करनी है GSTR 7। GSTR 8 फाइल करनी होती है टैक्स कलेक्टर को, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, TCS कलेक्ट करते हैं अंडर GST, उनको 10 अप्रैल से पहले GSTR 8 में वो डाटा फाइल करना है। तो 10 अप्रैल की डेट ध्यान रखनी है।
एक GSTR4 एनुअल रिटर्न होती है कंपोजिशन डीलर के लिए। जो कंपोजिशन डीलर हैं वो अपनी एनुअल रिटर्न 30 जून 2025 से पहले भरेंगे। उनकी ड्यू डेट है 30 जून 2025। ऑन द अदर हैंड जो रेगुलर सप्लायर होते हैं उनकी एनुअल रिटर्न की फाइल करने की डेट है 31 दिसंबर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कंपोजिशन वालों के लिए 30 जून में एनुअल रिटर्न है। तो ये 3 कैटेगरी में हमारे चेंजेस आने वाले हैं। नियर अबाउट डेडलाइंस हैं इनकी, तो इन डेडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने काम को ध्यान रखिए ताकि किसी की लेट फीस और पेनल्टी से अवॉइड किया जा सके किसी भी तरह के। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और ये जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है ये आपको लाइव मार्केट पर दिया जाता है, लाइव टर्मिनल पर दिया जाता है, आपको एक्चुअल फंड्स के ऊपर काम कराया जाता है जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे।